हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 197 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 198 पार्ट है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और आपको इसे किस तरीके से लिखने की आवश्यकता है। क्लियर? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपका प्रश्न है, भारत के लिए पूर्वी घाट के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इस क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण हेतु कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने लिखा है भारत के लिए पूर्वी घाट के परिप्रेक्ष्य, ये आप क्यों बार बार लिख रहे हो? भारत के लिए पूर्वी घाट बार बार के घाट के महत्व। अच्छा, मैंने वहाँ पे ये एरर है टाइपिंग में, तो उस एरर को ठीक कर लीजिएगा कि भारत के लिए पूर्वी घाट के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये लाइन है घाट की, ये 2 बार आ गया है, तो थोड़ा आप भी समझ जाया करिए कि यहाँ कभी एरर हो जाती है। तो भाषा के प्रवाह को बनाने के लिए आप यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। वो मेरी गलती होगी, मैंने आपको वहाँ बताया नहीं। खैर, मैं मानता हूँ अपनी गलती। भारत के लिए पूर्वी घाट के महत्व के परिप्रेक्ष्य कई आयामों के आधारों पर देखा जा सकता है, जो निम्नलिखित रूपों में दर्शाया जा सकता है। सामरिक, पर्यावरणीय, वर्तमान, पारिस्थितिक संरक्षण, सामाजिक, पड़ोसी देशों के संबंध में मिठास, सांस्कृतिक, वैश्विक स्तर पर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। फिर आपने लिखा है पूर्वी घाट के अन्य विशेषताएं। ये एक पर्यावरणीय व वर्षा से छादित क्षेत्र है। इसका विस्तार पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक है। वर्तमान में इन क्षेत्रों कई वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जो पर्यावरणीय घटक को संतुलित बनाए रखने में अहम भूमिका प्रदान करते हैं। ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। इसकी महत्व इस बात से और बढ़ जाती है कि भारत व वैश्विक स्तर पर सामरिक व पर्यावरणीय संरक्षण के घटक में सारी प्राकृतिक घटक उपलब्ध कराती है। जैसे उदाहरण के लिए पर्यावरणीय पेड़ पौधे, प्राकृतिक जंगली औषधियाँ, वन्य जीवों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध। यहाँ लगभग 5051 प्रजातियाँ, अच्छा 52 नहीं होगी, 5051 प्रजातियां वन्य जीवों के रूप में रहती हैं। उपरोक्त अन्य विभिन्न घटकों के परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व वैश्विक व भारतीय स्तर पर महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की वन व प्राकृतिक मौसमों परिवर्तन और जैव विविधता की महत्व प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, मानवीय घटक को संतुलित बनाए रखना आदि इस प्रकार से कई उपयोगिताओं को दर्शाती है। हमारी भारतीय जैव विविधता पूरे विश्व के 2.4% पर पर्यावरणीय घटक है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। हालिया रिपोर्ट आईपीसीसी के एक संस्थागत आंकड़ों के अनुसार पर्यावरणीय घटक व जैव विविधता की गुणवत्ता में आई कमी को पुनः स्वच्छता की ओर भारत सरकार ने आगे कदम बढ़ाया। जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न स्तरों पर किए जा सकते हैं। सरकारी वन संस्थागत, भारत सरकार, वैश्विक संस्थागत, यूएनओ, यूएनडीपी, आईपीसीसी, उदाहरण एनजीओ, सर्व समाज मिलकर सरकारी योजनाओं के आधार पर जल जीवन मिशन, जल शक्ति मिशन, जल जीवन हरियाली, सहजा लो जल व वृक्ष। वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के प्रति निष्पक्ष पर्यावरणीय घटकों को लाया जाना। प्राकृतिक यूएन, यूएनडीपी, आईपीसीसी, डब्ल्यूएचओ, क्वाड, ठीक है। सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक औषधियाँ आदि को वैश्विक स्तर पर। अतः इस प्रकार से कहा जा सकता है कि विरासत में हम सभी मनुष्य को मिला प्राकृतिक उपहार को आज इस वर्तमान परिदृश्य में कई आयामों की कसौटियों पर संरक्षण व बचाव का उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। उत्तर जो आपने लिखा है, आपने क्या किया ना, होता क्या है, एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत ये आती है बच्चों के साथ में कि आप लोग ये सोचते हो कि उत्तर में सब कुछ डाल दो, ठीक है ना। सब कुछ की आदत को दूर रखिए। आप ये मत सोचिए कि हमें सब कुछ डालना। एक बात बताइए, किचन में आपके कई सारे मसाले होंगे, ठीक है, कई प्रकार के अलग अलग खाद्य सामग्रियाँ होंगी। तो इसका मतलब ये तो होता नहीं है कि आपकी मातेश्री उसमें जब खीर बना रही होंगी तो उसमें गरम मसाला डाल देंगी या उसमें हल्दी डाल देंगी या धनिया डाल देंगी या मिर्च डाल देंगी। बिल्कुल नहीं डालेंगी। वो जो खीर के लिए उत्पादक वस्तुएं हैं ना, या जो खीर बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जैसे चिरौंजी, किशमिश, दूध, ठीक है, इलायची,
ये चीज़ें, चावल, इन चीज़ों को वो डालेंगे, गरी, इससे क्या होगा, इससे खीर बनेगी। तो आप बताइए क्या वो बाकी चीज़ों को छूती होंगी? बिल्कुल नहीं छूती होंगी। अब आप उसमें से जाकर ये अगर कह दें चौधरी बन के कि माते जी एक काम करो ना, सारे मसाले डाल दो, तो क्या होगा, खीर बनेगी वो गरम मसाला भी नहीं बन पाएगी, सब्जी भी नहीं बन पाएगी, दूध अलग से फट जाएगा। समझ गए? वही काम आपको करना है। जिस प्रकार आपकी माते जी किचन में केवल उन्हीं वस्तुओं को या उन्हीं इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करती हैं जो खाना बनाना होता है। आप बताइए, जब उनको छोले की सब्ज़ी बनानी होती है तो वो गरम मसाले का उपयोग करती हैं। जब आलू मटर की साधारण सब्ज़ी बनानी होती है तो केवल हल्दी, धनिया, मिर्चा का उपयोग करती हैं। क्लियर? अब आप बताइए, यहाँ पे क्या हर एक सब्ज़ी में आप गरम मसाला डालेंगे? नहीं, जिसमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही यहाँ पे करिए अपने उत्तर में। देखिए, सूचनाओं का बहुत बड़ा संसार है, विकिपीडिया पूरा भरा पड़ा है, गूगल पूरा भरा पड़ा है, पूर्वी घाट को लेकर आपको लाखों किताबें मिल जाएंगी। बट क्या आप उस सारी किताबों को लिख देंगे? नहीं लिखेंगे। जो प्रश्न पूछा जाए केवल उसी को लिखना है और बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करना है। पहले हम आपकी कमियां बता देते हैं, फिर हम बताएंगे कि वास्तव में इस उत्तर को लिखना कैसे। एक काम तो जो आपने अच्छा किया है वो ये कि आपने A4 के पेपर में लिखा है। अगर आपने लिखा है तो अब एक काम और करिए कि जब आप लिखा करें ना तो ये पेज को मोड़ा मत करिए, ठीक है? ये स्कूल लाइफ वाला यहाँ पे मत किए, यहाँ पे आप लाइनें खींच लीजिए। जैसे आप देखते होंगे जब हम आपको फ्रेम भेजते हैं, आप एक चीज़ देखिए, हम आपके लिए जो भी काम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि आप भी ऐसा करेंगे, ठीक है? ऐसे लाइनें खींच लो दोनों तरफ और एक लाइन ऊपर सब में ऐसे खींचो। और जब आप ऐसे कॉपी बना लोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लिखो ऐसे इस जगह पे और यहाँ पूरा क्वेश्चन लिख लो, फिर यहाँ से आंसर शुरू करो, बीच में पूरा आ जाएगा। अब आप देखो, मैंने अभी इसमें डिजिटली ये लाइन खींच दी, कितना सुंदर लग रहा है कि अच्छा हाँ, यहाँ से तो कुछ मतलब ही नहीं है। अब आप लोगों के दिमाग में एक और चीज़ आई होगी कि सर जब हम लाइन खींच लेंगे तो ये पेज तो हमारा बेकार हो जाएगा, इसका क्या करें? तो आपको पता होना चाहिए ये किस लिए हम आपको छुड़वाते हैं। इसलिए छुड़वाते हैं कि जब हम आपका आंसर इवेल्युएट कर रहे हों तो आप भी अपने आंसर को वहाँ लेकर बैठें और जो नए पॉइंट हम बताएं, जो नया क्रम बताएं, उनको यहाँ पे साइड में लिखते जाएं। समझ गए? इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जब आप 50 दिन बाद, 60 दिन बाद इसी आंसर को पुनः लिखेंगे तो आपको इस आंसर के कई सारे और नए बिंदु मिल जाएंगे। और ऐसे ही अगर आप 50 लोगों के आंसर हमारे इस ग्रुप में सुन लेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड तो आपको 50 और नए पॉइंट मिल जाएंगे, तो आपके दोनों पेज पूरे भर जाएंगे। और फिर अगर आपसे पूर्वी घाट पे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप बताइए, आपके माइंड में 50 लोगों का दिमाग होगा। कहा जाता है कि अगर इंसान के अंदर केवल एक ही का दिमाग आ जाए तो बहुत पारंगत हो जाता है, लेकिन आपके अंदर 50 लोगों का दिमाग आ गया तो सोचिए कितने आप महान हो गए। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। तो आप इतनी बातें समझ गए। अब आपको क्या नहीं करना है, जो आप ये बिंदु लिखते हो ना पूर्वी घाट के अन्वेषण, ये एरो हटाइए। ये एरो कंप्यूटर की शब्दावलियां हैं, कंप्यूटर की शब्दावलियों पे यूपीएससी ध्यान नहीं देती। आप कभी किसी कलेक्टर से अगर मिले होंगे तो वो कलेक्टर क्या करता है, हमेशा जब भी कोई बात बताएगा ना पॉइंट फॉर्म में बात बताएगा। नंबर 1 पे ये आपको काम करना है, नंबर 2 पे ये काम करना है, नंबर 3 पे ये काम करना है। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट में ही जिंदगी भर लिखता रहा है, तो ये पॉइंट के रूप में आपको दर्शाना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और बताएं आपको, कई बार क्या होता है कि बच्चों को भ्रामकता उत्पन्न कर दी जाती है टॉपर्स के द्वारा कि अपने उत्तर को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट फॉर्म में लिखो, जबकि वहाँ पे एक बात हिडन होती है कि जहाँ पर पॉइंट की ज़रूरत है वहाँ पे पॉइंट फॉर्म में लिखो और जहाँ पे पैसेज या पैराग्राफ की ज़रूरत है वहाँ पे पैराग्राफ में लिखो। समझ रहे? नहीं समझे? देखिए, जैसे यहाँ पे आपसे पूछा विशेषताएं, तो इनको पॉइंट में बता दो, 2 से 3 विशेषताएं पॉइंट में बता दो। ठीक, अब इन विशेषताओं का जब क्रिटिसिज्म आप करेंगे ये महत्व को लेकर, ठीक है, तो इसको पैसेज में बनाइए, फिर इसको पॉइंट में मत बनाइए। कहने का मतलब पूरी रामायण पॉइंट में मत लिख दीजिए। और एक और बात आपको बताएं कि जब भी आप पॉइंट लिखें ना तो कोशिश एक काम और करिएगा। देखो, ये सारी चीज़ें ना जो मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मली कोई नहीं बताता, किसी भी इंस्टीट्यूट पे नहीं बताता। आप लाखों लोगों की कॉपियाँ चेक करा लीजिए। ठीक है, तो मैं इसीलिए आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप ये गलतियाँ ना करें। अगर आपने शुरू में एक बार 1, 2, 3 नंबर पॉइंट दे दिए हैं, ठीक, और दूसरी बार अगर आवश्यकता पड़ी, हालांकि पड़ती नहीं है कभी भी, लेकिन अगर आपने दूसरी बार ज़बरदस्ती किसी प्रश्न में पॉइंट डालने की कोशिश की तो आप वहाँ पे फिर 1, 2, 3 मत लिखना, वहाँ पे ABC लिखना। ठीक है,
और जब ABC वाला भी हो जाए, उधर चौथा पॉइंट आए वहाँ पे, तो कैपिटल में ABC कर देना या रोमन में कर देना, या फिर आप ये कर सकते हो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लिखो, दूसरे बार जब पॉइंट आए तो रोमन में 1 2 3 लिखो और फिर ABC में लिखो। ये एक क्रम होता है, यानी कि बड़ा लेवल, फिर उससे छोटा लेवल, फिर उससे छोटा। जैसे आप साबुन खरीदने जाते होंगे तो एक फैमिली पैक आता है, फिर उससे एक 4 पीस का पैक आता है, फिर सिंगल लेने जाते हो, तो वही काम है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप सुधारिएगा। सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ, केवल आप लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है, ठीक। एक और बात कि बार बार बिंदुओं को रिपीट ना करें। रिपीट करने से क्या होता है, उत्तर गड़बड़ होता है। जैसे आपने आप पर्यावरणीय वर्षा आच्छादित बोला, तो आप इसको वन्यजीव अभ्यारण्य को यहीं पे ऐड कर दें, अलग से मत बताएं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जैसे एक पॉइंट क्या किया, सामरिक भी यहाँ बता दिया, पड़ोसी देशों के साथ संबंध भी बता दिया। सामरिक का मतलब ही होता है पड़ोसी देशों के साथ संबंध या पड़ोसी देशों को कंट्रोल करना, ठीक है। वैश्विक स्तर का मतलब ही होता है सामरिक को लेकर, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यावरणीय के अंतर्गत ही आ जाता है। सामाजिक में ही क्या कहते हैं, कई सारी संस्कृतियां, ये सारी चीज़ें मेल खा जाती। मतलब यहाँ पे अगर आपको लिखना ही था तो 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिखते, केवल क्या, सांस्कृतिक, सामाजिक या सामरिक या राजनीतिक, ठीक है। फिर वहाँ पे आप लिख देते पर्यावरणीय और वहाँ पे आप बता दीजिए ये चीज़ें। ज़्यादा आप यहाँ पे जब सजा देते हैं तो एग्जामिनर समझ जाता है कि अच्छा आप पॉइंट का ही सब पॉइंट बना रहे हो और हमें समझा रहे हो कि ये पॉइंट है, इससे वो इरिटेट होता है, तो वो काम आपको नहीं करना है, समझ गए। अब यहाँ पे ये बातें हो गई। टू द पॉइंट मैं हमेशा क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप जब ऑफिसर बनेंगे, आप मान लीजिए कमिश्नर के सामने गए, कमिश्नर साहब ने आपसे पूछा कि इस समय आपके ज़िले की स्थिति क्या है कोविड-19 के टाइम पीरियड पे, तो आप उनसे क्या कहेंगे, सर बात ये है ना कि कल हमने मास्क खरीदा था और वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा दिया है, लेकिन सर बात ये भी है ना कि कल हमने ऑक्सीजन की सप्लाई को तो बढ़ा तो दिया था, लेकिन हमने मास्क भी खरीद लिया था और मास्क से ये फ़ायदा होता है। कमिश्नर जानते हो क्या कहेगा, अरे प्रभु इसके आगे भी तो कुछ बोलो, मास्क और ऑक्सीजन पे आप 3 मिनट ही ले जा रहे हो, डायरेक्ट बोलो ना क्या क्या किया। सर मास्क मैंने खरीदा था, सर ऑक्सीजन की सप्लाई मैंने बढ़वाई थी, सर वहाँ पे लोकल प्रशासन से मैंने बात कर ली है कि लोगों की केयर करें, वहाँ के जितने भी बिजनेस उद्योगपति लोग थे उनसे मैंने बात की कि साहब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही आप अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएं और कोशिश करें कि समाज में समरसता बनी रहे। ईद आई है, रमज़ान आया है, तो इसमें थोड़ा ध्यानपूर्वक आप प्रशासन का सहयोग करें। बस आपने 10 पॉइंट उसको 2 मिनट में बता दिए। कमिश्नर ने कहा वाह यार इतनी जल्दी तुमने बता दिया, और कमिश्नर तुरंत कहेगा ठीक है। अब कमिश्नर आप समझते हो क्या कहेगा, ठीक है आपको जितने भी प्रशासन की ज़रूरत पड़े आप मेरे से पूछ लेना, हम आपको प्रशासन सारा प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन ज़िले में पूरी शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए क्योंकि हाल ही में पंचायत के चुनाव संपन्न हुए। आपने कहा जी सर बिल्कुल, काम खत्म। ऐसा आपको टू द पॉइंट बनना है और यही आपको लवासना में सिखाया जाता है। तो या तो यहाँ पे सब कुछ सीख लो आप, या तो लवासना में सीखोगे। अभी यहाँ सीख लोगे तो लवासना में गोल्ड मेडल ले आओगे, वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसलिए मैं वैसी ट्रेनिंग आपको करा रहा हूँ, आपके उत्तर में ही आपकी ट्रेनिंग निहित है, ठीक। अब आपने यहाँ पे देखो फिर वही बातें रिपीट कर दी, बार बार रिपीट मत करो बातें कि वन्य जीवों के लिए, तो इससे एग्जामिनर समझ आता है आपके पास बिंदु ही नहीं है, ठीक है। अब आपने जब यहाँ पे बातें कर दी, ये पॉइंट देने से क्या फ़ायदा, वही बातें देखो रिपीट हो रही। खुद एक बार अपना प्रश्न पढ़ो और आपको खुद फील हो जाएगा कि अच्छा हाँ यहाँ पे दिक्कत हो रही। अब यहाँ पे एक और बात बताएं, जब ऊपर की हमें ज़रूरत ही नहीं है, देखिए गलती बच्चे क्या करते हैं, टाइम टेकिंग इसको कहते हैं। टाइम आपको कैसे बचाना होता है, जब हमें उत्तर भारत की ज़रूरत ही नहीं है, हमें केवल प्रायद्वीप की ज़रूरत है, तो हम मैप में केवल ऐसे फटाक से प्रायद्वीप बना देना, 2 मिनट में बन जाएगा बस। और यहाँ पे पूर्वी घाट पूछा तो पूर्वी घाट के स्टेट को लिख दें, हम पश्चिमी घाट के स्टेटों को क्यों लिख रहे हैं। और पश्चिम बंगाल को हम कहाँ पहुँचा दे रहे हैं, त्रिपुरा के पास में। भाई ये क्रॉस का मतलब ही होता है ये बांग्लादेश है और इस तरफ त्रिपुरा जैसे राज्य आ गए, यहाँ पश्चिम बंगाल है। और अगर आप ये लाइन पहले तो आपको ये दर्शाना ही नहीं है यहाँ पे, इतना आपको यहाँ पे ब्रॉड करके ऐसे लिख देना है, समझ गए। ये चीज़ आप करिए, ऊपर का मत बनाइए, यहाँ पे गलती हो जाएगी, ठीक। फिर बात आती है हालिया रिपोर्ट आईपीसीसी की। आपको पता होना चाहिए आईपीसी जो है ना वो जैव विविधता पे रिपोर्ट जारी नहीं करती, वो जलवायु परिवर्तन पे रिपोर्ट जारी करती है। और आईपीसीसी सिर्फ एक ही बात कहती है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ना चाहिए। तो खामखा उसका बहाना लेकर ऐसी रिपोर्ट मत लिखिए, ठीक है। इसके अलावा आपको बताएं कि यूएनओ यूएनडीपी, यूएनओ की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, यूएनडीपी की ज़रूरत ही नहीं है, आईपीसीसी आप बता चुके हो। तो इन सब की क्या ज़रूरत है, भारत की बात हो रही, भारत सरकार को करना है। यहाँ पे आपने आगे लिख दिया एक और चीज़, क्या, सभ्य समाज, यानी कि समाज, हमारे देश में असभ्य भी लोग रहते हैं क्या, ये लाइन ध्यान रखना हमेशा। एक बात मैं आपको बताऊँ,
ये जो चीज़ आप लिख देते हो ना सभ्य समाज, इससे एक चीज़ ये प्रदर्शित हो जाती है कि आप एलीट क्लास के वर्ग का समर्थन करते हो। आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने हाल ही में एक पिक देखी थी, पिक्चर्स, हालांकि मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, एक अभी आज या कल मैं शेयर करूंगा, आप देखना टेलीग्राम पे। उसमें जितनी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे ना, वो हैंडपंप में पानी भर रहे हैं, ठीक है, पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन हैंडपंप के किनारे किनारे गोले बने हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग वाले, और वो सबकी सब महिलाएं उसी गोले में खड़ी जब तक उनका नंबर नहीं आ जाता। अब एक बात बताइए, उनको किस स्कूल में पढ़ाया गया था कि आप गोले में खड़े होना तभी आपका नंबर आएगा? तो आप क्या उनको सभ्य नहीं मानेंगे, आप उनको असभ्य मानेंगे? ये गलत है, इस चीज़ से थोड़ा दूर रहिए। आज हमारे यहाँ ट्राइबल कम्युनिटी तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किए हुए है, सभ्य आप उसको कह देते हो कि जो पढ़ा लिखा है, समझ गए? तो इस बात से थोड़ा दूर हटिए, ऐसे वर्डों का उपयोग मत करिए। फिर बात आती है यहाँ पे जल जीवन मिशन, जल शक्ति मिशन, इसकी यहाँ पे क्या ज़रूरत है? हरित भारत मिशन ही लिख दो ना 3 की जगह पे। क्यों? क्योंकि ये सब हरित भारत मिशन की कंपोनेंट है। सहज लो जल व वृक्ष, इसकी क्या ज़रूरत है? सरकार को भी पता है भाई। देखो एक बात मैं आपको बताऊँ, ज्ञान मत दो सरकार को। सरकार हमेशा एक चीज़ कहती है कि आप प्रशासक बने, प्रशासक बन के हमें समस्याएं मत बताइए, समस्या का समाधान बताइए, इसका समाधान क्या हो सकता है। और आप भावना में आकर कोई डिसीजन मत लें। इसीलिए आप हमेशा इथिक्स में क्या पढ़ते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें यही सिखाया जाएगा। हालांकि जब हम आपको 1 जून से इथिक्स की क्लासेस शुरू करेंगे, जीएस की पूरी इथिक्स आपको कंप्लीट कराएंगे और बेहतरीन तरीके से, ठीक है, तो वहाँ आप समझ जाएंगे वास्तव में इथिक्स पढ़ना कैसे चाहिए। फिर यहाँ बात आपने ये लिख दी वही यूएनओ, यूएनईपी। यूएनईपी क्या होता है भाई? मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा यूएनईपी। आईपीसीसी, डब्ल्यूएचओ, क्वाड। डब्ल्यूएचओ की क्या भूमिका है यहाँ पे पर जैव विविधता को लेकर? क्वाड की क्या भूमिका है? मतलब कुछ भी आप अगर देख लो वो मत लिखिए। देखिए मैं फिर से वही कहता हूँ, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आ जाती हैं कि सर आप ऐसा चेक करते हो, वहाँ पे हम ऐसा चेक करवा लेते हैं। ये देखिए अच्छा नहीं लगता ना। मतलब मेरा काम है कि बेस्ट आपको बनाना, ऐसी बातें मत लिखिए, ऐसे से आंसर नहीं होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं वास्तव में आपको लिखना कैसे चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल देखो जटिल मत बनाइए, सिंपल। जब मैं ऑलरेडी आपको फ्रेम देता हूँ, और जब फ्रेम देता हूँ तो इसका मतलब ये दिमाग में बिल्कुल मत लगाइए कि आप उससे अलग हट के लिख देंगे तो मास्टर खुश हो जाएगा। खुश हो जाएगा, लेकिन लिखो तथ्यात्मक, उचित लिखो। अगर आप मेरे फ्रेम को नहीं फॉलो करते हो तो मत करो, लेकिन जो भी लिखो अच्छा लिखो ना, उस पर इतना भी मौलिक मत बन जाओ कि वो उपहास की तरह लगने लगे, ठीक। तो देख लेते हैं आपने क्या लिखा है, आपको लिखना कैसे चाहिए। सबसे पहले आप बता दीजिए पूर्वी घाट का सामान्य अर्थ, ठीक है, कि पूर्वी घाट कैसे उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला है। हालांकि बंदरगाहों की दृष्टि से ये पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक है, ठीक है। अब आपने जब पूर्वी घाट बता दिया, अब इसके महत्व को साथ में ही बता दीजिए 1-2 लाइन में। आपने तुरंत महत्व बता दिया या डायग्राम आपने दिखा दिया। डायग्राम दिखाने से 2 प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती हैं कि आपका प्रश्न खंडित हो जाता है, ठीक है। तो जरूरी जब 2 प्रश्न हो तो वहाँ डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, वहाँ पे फिर विशेषताओं को, और जब विशेषताएं की बात करें ना आप, तो वहाँ पे आप महत्व को डायग्राम में दर्शाएं, समझ गए। और जब आपने दर्शा ही दिया है फिर आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया तो फ़ायदा क्या है। डायग्राम वहाँ चलता है जहाँ उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करना होता है। डायग्राम वहाँ नहीं चलता है जहाँ आपको उन हेडिंग को एक्सप्लेन ही करना है, समझ गए। तो आप ये बता दिए महत्व क्या क्या है। अब जब आपने महत्व बताया तो विशेषताएं वर्ड का उपयोग मत किया करें, महत्व का ही लिखा करें। आपने जैसे यहाँ पे लिख दिया सामान्य तौर पे कि पूर्वी घाट का विस्तार यहाँ से यहाँ तक है। पूर्वी घाट हालांकि पश्चिमी घाट की तुलना में उतना तो उपयोगी नहीं है या उतना तो महत्व नहीं है जितना कि पश्चिमी घाट का है। हालांकि फिर भी अब इसकी महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह पर्यावरणीय व मौसमी गतिविधियों के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही भारत के खनन उद्योग से लेकर यहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रमोट करता है। ये न केवल भारत में मानसून के आगमन को प्रमोट करता है, बल्कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवातों से भी उत्तर भारत की रक्षा करता है, ठीक है। यहाँ पे पादपों की प्रजाति और यहाँ पे जीवों की उपलब्धता यहाँ की जैव विविधता को न केवल एक प्रमुखता प्रदान करती है, बल्कि भारत के स्टॉकहोम सम्मेलन में किए गई प्रतिबद्धता को भी फुलफिल करती है, जिससे भारत आगे चलकर पेरिस क्लाइमेट में किए गए सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे पैसे तोड़ दो। पैसे तोड़ने का मतलब क्या है? दूसरा पैसेज लाइन लिखना है। लेकिन हाल ही की गतिविधियों में जैव विविधता के प्रति बढ़ती गई उदासीनता, औद्योगिक विकास, जनसंख्या वृद्धि और एक तरीके से
तस्करी यानी कि जीवों की तस्करी कहीं ना कहीं जैव विविधता की संरक्षण पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। साथ ही सरकार ने हालांकि इसके संदर्भ में कई सारे उपाय करने की कोशिश की गई है, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात हो, चाहे फिर ट्रैफिक के साथ समझौता। ट्रैफिक क्या है? बॉडी है जो इन सारी चीज़ों से डील करती है। चाहे फिर CBD हो यानी कि कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का सरकार के द्वारा या जैव विविधता बोर्ड के गठन की बात हो, आदि उपाय किए हैं। लेकिन सरकार को अभी और उपाय किए जाने की आवश्यकता है। अब आप बता दो कौन कौन से उपाय, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक, अब नीचे निष्कर्ष लिख दो। उपयुक्त अगर उपायों को अपना लिया जाए तो निश्चित तौर पर हम न केवल पेरिस क्लाइमेट समिट के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि भारत वैश्विक भागीदारी में जैव विविधता के प्रति अपनी संजीदगी को सहेज कर पृथ्वी के इन्वायरमेंट को या पृथ्वी के वातावरण को अनुकूलता प्रदान करने में सहायता प्रदान कर सकता है, जिससे न केवल पर्यावरण संरक्षण हो सकता है बल्कि जलवायु परिवर्तन की बढ़ती इस गति को धीमा भी किया जा सकता है। ऐसे आप उत्तर लिख दो। मैंने इसमें कहाँ पे कुछ नया जोड़ा या कहाँ पे कोई ऐसी बातें आपको बताएं, सिंपल तरीके से सहजता से बता दिया। सारे पॉइंट इसमें कंपाइल हो गए। क्लियर? उम्मीद है आप ना केवल इस प्रश्न का उत्तर समझे होंगे, कई सारी बातें आप सीखे होंगे, उत्तर के बारे में सीखा होगा। ठीक है, मिलते हैं अब आपके द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।